अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हमास के सरबराह याह्या सिनवार को शहीद कर दिया गया, हमास की तस्दीक। गजा में खुराक की शदीद किल्लत, हमलों में बच जाने वाले भूख से मरने लगे। पाकिस्तानियों का मोबाइल डेटा चोरी होने लगा, मशहूर यहूदी मुसन्निफ का इंकिशाफ। हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। अमेरिका में इलेक्शन, ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। और मशहूर मौसीकार लियम पेन होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर हलाक। ये थी टॉप स्टोरीज के बाद नजर डालते हैं डिटेल्स पर। सबसे पहले बात करेंगे उस खित्ते की जहां पर जंग चल रही है। वो खित्ता है फलस्तीन, और फलस्तीन के हवाले से हम ये बात जानते हैं कि इसराइल रुक भी नहीं रहा और कोई उसे रोक भी नहीं पा रहा। गुज़िश्ता रोज इसराइल ने हमास के सरबराह याह्या सिनवार को शहीद कर दिया और हमास की जानिब से भी याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी गई है। याह्या सिनवार को इस्माइल हानिया की शहादत के बाद हमास का सरबराह बनाया गया था। याह्या सिनवार एक पुरस्कार शख्सियत के मालिक थे, नज़्म ज़ब्त रखने वाले शख्स, और एक ऐसी शख्सियत जो कि शाज़ो नादिर ही सामने आती थी। एक तजर्बाकार अस्करियत पसंद थे वो, जिन्होंने इजरायली जेलों में गुजारे हुए अपने बरसों में इब्रानी ज़बान सीखी और अपने दुश्मन का बगौर मुताला किया। वो इसराइलियों के लिए खौफ की अलामत समझे जाते थे। इसराइल याह्या सिनवार को जुनूबी इसराइल पर किए गए हमले का मास्टरमाइंड समझता था और वो गुज़िश्ता एक साल से उनकी तलाश में कई ऑपरेशन भी कर चुका था, लेकिन हर बार याह्या सिनवार बच निकलने में कामयाब रहे। 16 अक्टूबर को इजरायली फोर्सेस जब रफा के इलाके में ऑपरेशन कर रही थी तो उस वक्त उन पर एक इमारत से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में सेहूनी फोर्सेस ने टैंक से उस इमारत पर गोलाबारी की। और जब इमारत का जायजा लेने के लिए वहां ड्रोन कैमरा भेजा तो एक शख्स वहां पर मौजूद था, यही शख्स था याह्या सिनवार। ये फुटेज आपके सामने चल रही है और इस फुटेज में आप देख सकते हैं, ये फुटेज बेसिकली इजरायली फोर्सेस ने जारी की है और इजरायली फोर्सेस ने इस फुटेज में जो शख्स दिखाया है वो शख्स है याह्या सिनवार। और आप देख सकते हैं इस फुटेज में जब ड्रोन कैमरा याह्या सिनवार के सामने आता है और उनकी फुटेज बनाने की कोशिश करता है तो याह्या की हिम्मत का और उनके अज़म का मुज़ाहिरा उन्होंने एक बहुत छोटी सी चीज़ के साथ किया। याह्या के पास उस वक्त एक छोटी सी एक स्टिक थी, या उसे कहें कि एक लकड़ी का एक टुकड़ा था, और वो टुकड़ा भी याह्या ने उस ड्रोन की तरफ दे मारा, उस ड्रोन की तरफ फेंका और इसराइल को अपनी आखिरी फुटेज में भी बता दिया कि मेरे पास चाहे कुछ ना हो फिर भी मैं तुमसे लड़ूंगा। और यही जो लड़ाई थी वो आज जारी है और ये लड़ाई अब याह्या सिनवार की शहादत के बाद भी जारी रहेगी। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हमास के 3 कमांडर्स शहीद किए गए। इजरायली जो तर्जुमान थे उन्होंने ये बताया। ये जंग आग की तरह फैल रही है और अब इस जंग के हवाले से एक और ख़बर सामने आई है और वो ख़बर ये है कि गज़ा की पट्टी में 21 लाख अफराद, यानी कि इस जगह का कोई तकरीबन 96% हिस्सा आवाम का, आबादी का 96% हिस्सा ये खुराक की किल्लत का शिकार है। जबकि यूँ कहें कि हर 5 में से एक फ़र्द भूख से बिलक रहा है। गुज़िश्ता 15 रोज़ से शिमाली गज़ा में हर किस्म की खुराक और इमदाद के दाखिले पर पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक गज़ा में अशियाए खुर्दोनोश अक्सर लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है और वो खुराक के लिए फ़लाही इदारों की जानिब से फ़राहम किए जाने वाले खाने पर इन्हिसार कर रहे हैं। लेकिन पे दर पे इसराइली हमलों और ज़बरदस्ती इनखला के अहकामात के नतीजे में खुराक तकसीम करने के पॉइंट्स, खाना तैयार करने की जगह और बेकरियां बंद हो चुकी है। शुमाली गजा की वाहिद बेकरी जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद से चलती थी वो इजरायली हमले के नतीजे में बंद हो चुकी है और अब शुमाली गजा में बहरान इस हद तक बढ़ चुका है कि खाने पीने की कोई चीज़ वहां पर मुयसर नहीं है। जो कुछ है तो उसकी कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि कोई खरीद नहीं सकता। कीमतों का अंदाज़ा अगर आप इस बात से लगाएं कि शुमाली गजा में टमाटर की फ़ी किलोग्राम कीमत $180 यानी
पाकिस्तानी 50,000 रुपए है, जबकि जंग से कबल ये कीमत $1 थी। शुमाली गजा में 1 किलो गोश्त की कीमत पाकिस्तानी 25,000 रुपए और जनूबी गजा में 11,500 रुपए है, जबकि जंग से कबल ये कीमत 1,500 रुपए थी। शिमाली गजा में खाना पकाने का तेल $9 और जनूबी गजा में $8 यानी तकरीबन 2,200 पाकिस्तानी रुपए में दस्तयाब है, जबकि जंग से कबल ये कीमत $650 थी। शुमाली और जनूबी गजा में पानी की एक बोतल $2 में मिल रही है, जबकि जंग से कबल उसकी कीमत $0.25 थी। शुमाली गजा में 25 किलो आटे का एक थैला $1,000 का मिल रहा है, जबकि जनूबी गजा में $150 का ये जो है 25 किलो आटे का थैला दस्तयाब है। जंग से कबल ये कीमत थी $9। शुमाली गजा में 1 दर्जन अंडे $73 के मिल रहे हैं, जबकि जनूबी गजा में यही अंडे $32 में दस्तयाब हैं। जंग से कबल ये कीमत थी $3.5। बच्चों का दूध जंग से कबल $6.5 का मिलता था, $6.5 में दस्तयाब था, जो कि अब जनूबी गजा में $15 का मिल रहा है, जबकि शुमाली गजा में ये अब दस्तयाब ही नहीं है। ये है जंग का वो सबसे खौफनाक पहलू कि सारी दुनिया के सामने आ रहा है, लेकिन सारी दुनिया के हुक्मरान आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के हवाले से खबर अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और पाकिस्तान के हवाले से ये खबर युवल नोआ हरीरी ने अपनी किताब नेक्सस में दी है, और ये चीज़ जब लोगों के सामने आई तो खलबली मच गई है। ये शख्स ये जो राइटर हैं युवल नोआ हरीरी बहुत मशहूर राइटर हैं, बहुत बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने किताबें लिखी हैं, और अब इनकी जो किताब है नेक्सस, उन्होंने ये बात इस किताब में की है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानियों का मोबाइल डेटा महफूज नहीं है और ये डेटा चोरी किया जा रहा है। इसराइली मुसन्निफ है ये युवल नोआ हरीरी, उन्होंने ये इंकशाफ किया है और उन्होंने ये कहा है कि 5.5 करोड़ पाकिस्तानियों का मोबाइल डेटा महफूज नहीं है। स्काईनेट नामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सिस्टम है जो कि पाकिस्तानी फ़ोन नेटवर्क्स की निगरानी करता है, और 5.5 करोड़ पाकिस्तानियों का डेटा इस सिस्टम की मदद से जमा किया गया है, और इसकी बुनियाद पर ये एक AI सिस्टम है जो कि ये प्रिडिक्ट करता है कि इन 5.5 करोड़ लोगों में से किस शख्स का इम्कान है कि वो दहशतगर्द हो। इसराइली तारीखदान युवल नोआ हरीरी ने अपनी किताब नेक्सस में लिखा है कि 2014 और 2015 में अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि NSA उसने स्काईनेट नामी मसनूई जहानत का ये सिस्टम नस्ब किया, जो कि ऑनलाइन तहरीरों, ट्रैवल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स की बुनियाद पर लोगों को मुश्तबा दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करता है। ये इंकशाफ भी किया गया है कि अमेरिका ऑनलाइन डेटा की बुनियाद पर मुश्तबा अफराद को हलाक भी करता है। तो हमारा डेटा महफूज नहीं है और डेटा अमेरिका के पास भी जा रहा है, और वो उसकी बुनियाद पर हमारी प्रोफाइलिंग करता है और ये तय करता है कि कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं है। जी बिल्कुल, एक और ख़बर की तरफ आपको लेकर चलते हैं, और ये एक ऐसा वाक़या है जो कि अर्जेंटीना में पेश आया है, और लियम पेन अपने साबिक वन डायरेक्शन बैंड के साथी नील होरान के कॉन्सर्ट में शिरकत के लिए ब्यूनस आयर्स के एक होटल में रुके हुए थे, और इस होटल में उनका इंतकाल हो गया है। सिर्फ 16 साल की उम्र में लियम पेन ने वन डायरेक्शन बैंड ज्वाइन किया था। 2010 में ये बैंड दुनिया का सबसे कामयाब बैंड बनकर सामने आया था, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद यानी कि 2015 में ये बैंड टूट गया था। वन डायरेक्शन बैंड के तमाम मशहूर गाने लियम पेन ने ही लिखे हुए थे, और ये खबर अब सामने आई है कि इस होटल में रुके हुए थे, उस होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर ये हलाक हो गए हैं। और ये बात भी सामने आई है कि हलाकत से पहले इनके कमरे की जब तलाशी ली गई हलाकत के बाद, तो इनके कमरे की हालत बहुत ख़राब थी, और ये शायद ड्रग ओवरडोज का या सब्सटेंस ओवरडोज का शिकार थे, और उसी अस्ना में ये तीसरी मंजिल से गिरे और गिर कर ये हलाक हो गए। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जो कि है बांग्लादेश से मुताल्लिक, और बांग्लादेश के हवाले से आप जानते हैं कि वहाँ पर हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, अवाम जो है वो बाहर निकली थी, और उसके बाद एक नई अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया था। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म और ख़ुद साख्ता जिलावतनी काटने वाली हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को कत्ल और तशद्दुद के इल्ज़ामात पर शेख हसीना की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए हैं। जस्टिस गुलाम मुर्तज़ा मजमदार की ज़ेर सदारत बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की समाअत में इस तकाज़ा ने शेख हसीना समेत
50 अफराद के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त की थी। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद और अवामी लीग पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं उनके खिलाफ कत्ल, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगी के 60 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। इन शिकायत पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने समाअत का आगाज़ किया था और अब प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल होने पर शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत मुखालिफ इस तलबा तहरीक में 700 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे, जिनकी जिम्मेदारी शेख हसीना वाजिद, उनके वज़रा और रहनुमाओं पर आयद की जा रही है। प्रोग्राम के अब इस हिस्से में लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद। अब बात करते हैं एक ऐसे मुल्क की जो कि हमेशा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात लगाता रहा है, लेकिन अब इस मुल्क की जो झूठी प्रोपेगेंडा है और इस मुल्क की जो असलियत है वो सामने आ गई है। इस मुल्क का नाम है भारत और भारत के सामने अब खड़ा हुआ है कनाडा, और कनाडा ने भारत का पोल सारी दुनिया के सामने खोल दिया है। जी, भारत का असल चेहरा दुनिया को कनाडा ने दिखा दिया है और भारत और कनाडा अब एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। कनाडा ने साफ साफ भारत से कह दिया है कि अब तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती जो ताल्लुकात हैं वो बिगड़ चुके हैं और ये इतने बिगड़ गए हैं कि इन्हें एक तरीके से सिफारती महाज पर न्यूक्लियर वॉर से तशबीह दी जा रही है। ये एक ऐसा बम है जिसकी टिक टिक तो गुज़िश्ता साल हरदीप सिंह नज्जर समेत 2 सिख रहनुमाओं के कत्ल के बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये बम अब भारत की इस मामले में मुसलसल हरधर्मी के बायस फटा है। हरदीप सिंह नज्जर, जो कि खालिस्तान तहरीक के सरकर्दा रहनुमा होने के साथ साथ कैनेडियन शहरी भी थे, उन्हें पिछले साल ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद एक और सिख रहनुमा को भी निशाना बनाया गया था। इस मामले की तहकीकात लंबे अरसे से चल रही थी। सिंगापुर में इसी हवाले से भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवाल से भी कैनेडियन हुक्काम ने मुलाकात की थी और कनाडा में भारतीय सिफारती अमले के इस पूरे मामले में मुलव्विस होने से मुताल्लिक सबूत भी शेयर किए गए थे। इस मुलाकात में अजीत डोवाल ने कैनेडियन हुक्काम से मुकम्मल हठधर्मी दिखाते हुए वाज़े तौर पर यह बात कही कि भारत इस कत्ल का एतराफ़ नहीं करेगा, लेकिन जब कैनेडियन हुक्काम ने उनके सामने सबूत रखना शुरू किए तो बस फिर वो हड़बड़ा गए। खुसूसन जब बिश्नोई ग्रुप का नाम लिया गया तो फिर तो जैसे अजीत डोवाल की सिट्टी ही गुम हो गई और उन्होंने कैनेडियन हुक्काम से ये सारी मालूमात खुफिया रखने की रिक्वेस्ट की। लेकिन इस मुलाकात के फौरी बाद ही भारतीय मीडिया पर उन्होंने ये खबरें चलवा दी कि भारत ने कनाडा को शटअप कॉल दे दी है। ये तमाम डिटेल्स मगरबी अखबारात शेयर कर रहे हैं। वॉशिंगटन टाइम्स ने तो भारत ने कब कब कहाँ किस किस सिख रहनुमा को निशाना बनाया उसकी तमाम डिटेल्स भी छाप दी हैं, जो कि पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया के मीडिया में खबरों की जीनत बनी हुई है। इस सारे मामले पर कैनेडियन पुलिस को भारतीय हाई कमिश्नर समेत सिफारती अमले के 7 अफराद से तहकीकात मतलूब थी, जिनसे तहकीकात के लिए कनाडा ने भारत से बाकायदा दरख्वास्त भी की। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो भारत ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उस पर कनाडा और भारत के ताल्लुकात इस नहज तक पहुंचे कि उन्होंने भारतीय हाई कमिश्नर समेत सिफारती अमले के बाकी एहलकारों को भी मुल्क बदर कर दिया। वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस हवाले से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया और वाजे किया कि भारत ने कनाडा की खुद मुख्तारी से खिलवाड़ करके बहुत बड़ी गलती की है। भारत की हजीमत का सिलसिला सिर्फ यहीं नहीं रुका। अमेरिका में भी भारत ने इसी तरह एक सिख रहनुमा को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसका भारत ने अमेरिकी हुकाम के सामने एतराफ़ भी किया था। अलबत्ता मुतल्लिका एहलकार से लाताल्लुकी जाहिर कर दी थी और अब खबर ये सामने आ गई है कि अमेरिकी महकमा इंसाफ ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की नाकाम साजिश के इल्ज़ाम में विकास यादव पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कनाडा में एक सीनियर सहाफ़ी हैं और CBC नेटवर्क के लिए काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं चाहूँगा अगर आप थोड़ी सी तफसील हमें बता दें इस पूरे केस के हवाले से कि ये मामला क्या हुआ और कनाडा ने जो बयान दिया है भारत के बारे में वो क्या है और इसके हवाले से क्या सबूत है उनके पास। वैस अगर हम जस्टिन ट्रूडो साहब का स्टेटमेंट देखें, पिछले 2 दिन से वो जो बात कर रहे हैं और जो लास्ट उनकी गुफ्तगू हुई पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, उसके अंदर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हरदीप सिंह निज्जर साहब जो एक कनेडियन नेशनल से इंडियन ओरिजिन के एक प्रो खालिस्तान वो गुरुद्वारे का भी हिस्सा थे, वहां पे वो
लीड कर रहे थे कांग्रेगेशन को, उनको जुलाई 2023 के अंदर एक ड्राइव बाय शूटिंग में सरे बीसी, जो यहाँ से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर है डाउनटाउन वैंकूवर से, उधर एक ग्रुप ने उनको ड्राइव बाय शूटिंग के अंदर हलाक कर दिया, यानी जाँ बहक कर दिया। तो उसके बाद कनेडियन हुकूमत ने अपनी तहकीकात शुरू की और उस तहकीकात के बाद उन्होंने 3 या 4 गैंग मेंबर्स को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से 2 को उन्होंने 3 महीने पहले ब्रिटिश कोलंबिया में इधर अरेस्ट किया और एक बंदे को उन्होंने ओंटारियो में अरेस्ट किया उसी के साथ साथ। और जब वो तहकीकात आगे बढ़ी तो पता लगा कि इसके अंदर, और ये बात एक्चुअली पता तो हरदीप सिंह निज्जर साहब के इंतकाल के फौरन बाद ही हो गया था लास्ट ईयर, कि शायद इसके अंदर इंडियन हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट है। और उसके बाद G20 समिट भी हुई हिंदुस्तान के अंदर, वहां पे जस्टिन ट्रूडो साहब गए लेके कि यार उनके जो इन्वेस्टिगेशन इनिशियली बता रही है कि हाथ पॉइंट कर रहे हैं, फिंगर्स पॉइंट कर रही हैं इंडियन हुकूमत के हायर लेवल्स के ऊपर। लेकिन जब ये 3 लोग 3 महीने पहले गिरफ्तार हुए, इंडियन थे, सब इंडियन ओरिजिन के ये लोग थे, गैंग रिलेटेड थे, तो उसके बाद पता लगा कि भाई एक कोई बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है जो इस्तेमाल हो रहा था इंडियन हुकूमत के हाथों। और अब सीसिस, जो कनाडा की ISI समझ लें, रॉ समझ लें, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, उसने अपनी तहकीकात के अंदर 5 आईज, यानी वो जो 5 ममालिक जो कनाडा के साथ इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स मौजूद है, जिसके अंदर ब्रिटानिया है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा है, इनको 5 आईज या 5 आंखें कहते हैं। उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद ये पता लगा कि भाई यहाँ पे तो शायद अजित डोवाल साहब के भी शवाहिद मौजूद हैं कि जो कोऑर्डिनेशन हो रही थी अजित डोवाल और संजय वर्मा साहब जो यहाँ पे हाई कमिश्नर थे, उनके दरमियान उसके इंटरसेप्ट्स भी मिले। तो ये शवाहिद जब मौजूद हुए, ये लेके गए जस्टिन ट्रूडो साहब कोई 2 हफ्ते पहले लाओस, वहां पे आसियान की समिट हो रही थी, वहां पे उन्होंने ये शवाहिद प्रेजेंट किए नरेंद्र मोदी साहब को। अकॉर्डिंग टू जस्टिन ट्रूडो साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जी मैं इनके ऊपर देखता हूँ क्या होता है, मगर कोई जवाब नहीं आया। इनफैक्ट उल्टा कर दिया कि जी आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने, जब वो इंडिया ने मुस्तरद किए ये शवाहिद, तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने फिर आके थैंक्स गिविंग के दिन एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कनाडा के अंदर थैंक्स गिविंग के दिन, और कहा कि भाई यहाँ पे तो इंडियन हुकूमत इन्वॉल्व है और उनका हाई कमिश्नर भी इन्वॉल्व था, वर्मा साहब, और उनके साथ साथ बिश्नोई गैंग के जो कनाडा के अंदर रिहाइश पजीर लोग हैं। अच्छा, बिश्नोई साहब जो हैं, खुद ही लॉरेंस बिश्नोई, वो हैं तो पंजाबी गैंगस्टर, 31 साल उनकी उम्र है, मगर वो हैं फिलहाल गुजरात में, जो नरेंद्र मोदी साहब का होम स्टेट है, वहां पे एक जेल के अंदर अपना टाइम गुजार रहे हैं। तो वहां से अकॉर्डिंग टू कैनेडियन इंटेलिजेंस सोर्सेज वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे हिट्स कनाडा के अंदर, जिसके अंदर कम से कम 5 लोग जाँ बहक हुए इंडियन हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। और उसके बाद इन्होंने ये एम्बेसडर एक्सपेल करने की बात की, और ये भी बात की कि निज्जर साहब के इंतकाल के बाद, उनको मारने के बाद, जो इनिशियली जो इनकी असेसमेंट थी कैनेडियन हुकूमत की कि इंडियन हुकूमत ही इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कैनेडियन सोर्सेज हिंदुस्तानी हुकूमत की सिफारत खाने की कार्रवाइयों के अंदर कमी नहीं आई, बल्कि उनकी कार्रवाइयां और बढ़ गई। इसके अंदर ना सिर्फ कत्ल इन्वॉल्व था, बट एक्सटोर्शन भी इन्वॉल्व थे। और एक्सटोर्शन के केसेस के अंदर पूरे कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में, अल्बर्टा में, ओंटारियो में उनके पास सीसिस और RCMP के पास जो इन्वेस्टिगेशन है वो सब पॉइंट कर रही थी हिंदुस्तानी सिफारत खाने। ओके, अच्छा मुझे ये भी बताइए कि अब ये जैसे आपने बताया कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो अब क्या मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है कनाडा में? और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि क्या जो सिख हैं वहाँ पर, जो ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं, ख़ासतौर पर सरे के जो इलाके में रहते हैं, उनकी हिफाजत के लिए अब वहाँ पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या इसके हवाले से कनाडा की हुकूमत कर रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल पूछा भी जा रहा है। लब्लांग यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी हैं, उनसे भी बात हुई। तो और जो डेविड ईबी, जो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर हैं, एक तरीके से आप कह लें गवर्नर हैं आके, उनका भी कहना है कि भाई प्रायोरिटी सबसे नंबर 1 है कनेडियंस की सिक्योरिटी की, चाहे वो हिंदुस्तानी ओरिजिन के हों, चाहे वो प्रो खालिस्तानी पंजाबी हों, चाहे वो मुसलमान हों। यहाँ पे लॉ के तहत
किसी की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती और एक्टिविज्म और फ्री स्पीच के जो हकायक है वो सबके सबके पास मौजूद है। अब उनका सबसे बड़ा कंसर्न जो था, जो प्रो खालिस्तानी यहाँ पे ग्रुप्स हैं कि भाई इतना सब कुछ हो गया, निज्जर साहब को भी आके मार दिया, उसके बाद बावजूद भी आप कह रहे हैं कि कार्रवाइयां उनकी जारी हैं, तो फिर ये किस तरीके से आप हमें सेफ रख सकते हैं? यस, तो इसीलिए इतना एक बड़ा इकदाम इकदाम लिया गया और अब रीश्योरेंस कर रहे हैं कि भाई जो भी ये बिश्नोई गैंग का मेंबर है, उसको हम ट्रैक डाउन कर रहे हैं, उसको ट्रैक डाउन कर लिया है और हम ओके, उनको पकड़ के ही रहेंगे। अब मसला यहाँ पे कहाँ आता है? मसला ये आता है कि पिछले 2.5-3 साल के अंदर कनेडियन हुकूमत ने हिंदुस्तानियों के लिए स्टूडेंट वीज़ाज़ और दीगर वीज़ाज़ बेतहाशा खोल दिए थे, बिल्कुल, क्योंकि उनके यहाँ बिल्कुल। पे शॉर्टेज थी लोगों की। पैंडेमिक भी आया, उसके बाद पैंडेमिक चला गया, तो उसके बाद उन्होंने सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, मईशत के लिए हिंदुस्तानियों के यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ाज़ खोले, उसके तहत अप टू अ मिलियन हिंदुस्तानी पिछले 3 साल के अंदर यहाँ पे आ गए। अब ये इस सिचुएशन के बाद, अब इसके अंदर कौन-कौन आया, बिश्नोई गैंग के लोग थे, नहीं थे, किनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसकी भी तहकीकात चल रही हैं। मगर अब इतने लोग आने के बाद वो सब तो अपना ये क्रिमिनल एलिमेंट्स का हिस्सा नहीं है। उनके नौकरियां भी हैं यहाँ पे लोगों की, बिल्कुल, स्टूडेंट्स भी हैं इधर। तो अब इस डिप्लोमेटिक स्पैट के बाद और सिफारत खानों को बिल्कुल ही कनाडा भी खत्म कर दिया है, दूसरी तरफ से हिंदुस्तान ने भी अपने बुला लिए हैं या वहाँ उन्होंने भी कनेडियन निकाल दिए हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे जो एक नॉर्मल हिंदुस्तानी स्टूडेंट है या जो कमाने के लिए पैसे इधर आया है, उसके लिए यहाँ पे कंटिन्यू करना विदाउट एनी डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन, तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू बन सकता है यहाँ पे कनाडा के लिए भी और हिंदुस्तानियों के लिए जहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है कि कनाडा ने भारत से ये भी कहा है कि वो G7 प्लेटफॉर्म के ज़रिए भारत पर पाबंदियां भी लगवा सकता है। तो इसकी कितनी उम्मीद है कि मजीद कि भारत पर पाबंदियां लग सकती हैं और ये कि बाकी ममालिक भी इसमें इन्वॉल्व हों? अभी अब मेरे ख्याल से कोई पिछले 10-12 घंटे के अंदर अमेरिका ने एक, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने 5 कत्ल किए जी, अकॉर्डिंग टू कैनेडियन सोर्सेज। अमेरिका के अंदर ये 2 कत्ल प्लान कर रहे थे, जिसके अंदर से एक बहुत हाई प्रोफाइल प्रो खालिस्तानी थे, पन्नू साहब। जी, अब पन्नू साहब के जो कातिल थे, उनका कनेक्शन, इनको स्कैंडिनेविया से एक बंदा इन्होंने पकड़ा, वो एक्स्ट्राडाइट भी हो गया है और एक जॉइंट कार्रवाई हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान शुरू हो गई पिछले 24-48 घंटे के अंदर बिल्कुल, इसी मौजू के ऊपर। अब कनाडा के इल्जामात भी थोड़े सिमिलर हैं इससे लेकर, मगर पिछले 10 घंटे के अंदर अमेरिका ने एक मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर इंडियन फॉर्मर रॉ ऑफिशियल वर्मा करके एक साहब हैं, नहीं यादव यादव, करके एक साहब हैं, उनका नाम मोस्ट वांटेड अमेरिका की जो लिस्ट है उसके अंदर शाये कर दिया है। तो अगर ये आप समझ रहे हैं कि जी अगर कनाडा में कोई इशू चल रहा है हिंदुस्तान को लेके तो वो फैलेगा नहीं फाइव आइज कंट्री तक, तो ये आपकी गलत फहमी होगी, क्योंकि अमेरिका एक तरीके से हिंदुस्तान को मैसेजिंग भी दे रहा है कि आप हमारे इत्तेहादी जरूर हैं, मगर हमारे मुल्कों में आके आप ये कार्रवाइयां नहीं कर सकते इलीगली और क्रिमिनल गैंग्स को इस्तेमाल करते हुए। तो ये फाइव आइज की जहां तक बात आती है, कनाडा पर नहीं मार सकता अमेरिका की इजाजत के बगैर। अगर आप बिल्कुल, देखें चाइना हुआवे की जो सीईओ थी, उनको जो यस, पकड़ा गया, वो एक अमेरिकन एक्सट्रेडिशन के रिक्वेस्ट के तहत कनाडा ने उनको डिटेन किया और वो हुआवे का जो इशू था वो बहुत सालों तक चलता रहा और अब उसकी सिचुएशन आपके सामने है। इसी तरीके से अगर इंडिया समझ रहा है कि जी हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारी उनके साथ बड़ी चढ़ी बड़ी टाइप की हाँ, सिचुएशन है, तो उनको इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि अमेरिका के ताल्लुकात कनाडा से इंडिया के निस्बतन बहुत बहुत ज्यादा हैं। ज़्यादा है, बिल्कुल, और ये जो फाइव आइज का जो कॉन्सेप्ट है, इंटेलिजेंस एजेंसी गैदरिंग का कॉन्सेप्ट है, तो इंडिया को इस तरीके से इतनी आसानी से अमेरिका निकलने नहीं देगा इस जंगल से, स्पेशली अगर इंडिया ये कार्रवाइयां कर रहा था क्रिमिनल गैंग्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका का कनाडा का रूल ऑफ लॉ, कानून दुनिया में जो भी हो, रवैया जो भी हो, जब उनके अपने मुल्कों की बात आती है तो वो फॉरेन इंटरफियरेंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल। और फाइनली मुझे ये भी बताइएगा कि अब जब अमेरिका ने भारत से कहा कि जी आपने ये काम किया है हमारे मुल्क में और आप धमकियां दे रहे हैं सिख लोगों को जो अमेरिका में रह रहे हैं, तो भारत ने एतराफ़ किया और उन्होंने कहा ठीक है हम कोऑपरेट करते हैं आपके साथ तहकीकात में। लेकिन कनाडा के साथ ऐसा नहीं हुआ। कनाडा ने जब ये बात की तो भारत ने उसका इस तरीके से जवाब नहीं दिया। इस फ़र्क की क्या वजह समझ में आती है? कनाडा को भारत समझता है कि भारत कह रहा है कि जी जस्टिन ट्रूडो साहब झूठ बोल रहे हैं। जो अमेरिका के पास ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाउड है, जो उनके पास सलाहियत है, वो ऑब्वियसली कनाडा के पास नहीं है। एक तरीके से कनाडा भारत का सैटेलाइट है। तो भारत अगर ये समझ रहा है कि यार हम इनको धमकियां दे के मुस्तरद कर सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं, तो उसकी गलत फहमी होगी, मगर वो फिलहाल यही सोच रहे हैं।
कनाडा और भारत के दरमियान तकरीबन $11.5 अरब की ट्रेड है दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना। अब वो भी इफेक्ट हो सकती है, उससे नुकसान भी होगा। अब इंडिया को एक तरीके से चाइना के अगेंस्ट ये कोलिशन जो है फाइव आइज की वो पिच भी कर रही थी, बिल्कुल। इंडिया क्वाड का भी हिस्सा है। मगर अगर कनाडा के साथ मसले चल रहे हैं और इंडिया समझता है कि उन मसलों को से वो आगे निकल सकता है, तो उसकी अगेन मेरे भूल। ख्याल से ये बिल्कुल मुनासिब भूल नहीं है। होगा। कनाडा को बिल्कुल ये भूल है। यस। बहुत इशू करीब है कनाडा की और लीडरशिप के और अवाम के, और अगर उनके करीब है तो डेफिनेटली फाइव आइज और अमेरिका के भी ये इशू करीब होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे और कनाडा से हम इस पूरे वाक़े की तफसील के हवाले से आगाह कर रहे थे कि अब आगे जो है वो इस पूरी सूरत हाल में क्या होना है और किस तरीके से भारत फंस चुका है। अब इसमें एक बड़ा नाम जो सामने आ रहा है बार बार, वो है लॉरेंस बिश्नोई का। अब ये लॉरेंस बिश्नोई, ये कैरेक्टर कौन है, ये मैं आपको बताता हूँ जी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला ये शख्स, सियासी शख्सियत बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने वाला ये शख्स और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की कत्ल की साजिश से लेकर अब इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात में दरार का सबब बनने वाला ये है लॉरेंस बिश्नोई। और लॉरेंस बिश्नोई का एक पूरा गैंग है, इंडिया में चलता है। और मज़े की बात यह है कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है ये इस वक्त जेल में है और जेल से किस तरीके से ये अपना नेटवर्क चला रहा है, किस तरीके से ये भारत में होते हुए कनाडा में जो खालिस्तान के रहनुमा हैं उनको कत्ल करवा रहा है, ये है वो शख्स जिसके बारे में हम आपको बताते हैं तफसील कि ये मामला है क्या और किस तरीके से इस शख्स को इंगेज किया गया। और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं भारत की, उन्होंने कनाडा में मुकीम सिख अलहदगी पसंद रहनुमाओं को कत्ल करने के लिए और उनको डराने धमकाने में किस तरीके से इस शख्स को मुलव्विस किया और लॉरेंस बिश्नोई कैसे भारतीय इंटेलिजेंस की मदद कर रहा है। और कनाडा ने ये इल्ज़ाम ठोस शवाहिद की बुनियाद पर आयद किया है, लेकिन आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये जो शख्स है 31-32 साल इसकी उम्र है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये सरबरा, ये 2015 से जेल में है। तो फिर ये कार्रवाइयाँ कैसे करने में कामयाब होता है? कोई भी जी शऊर शख्स इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि जेल में कैद ये गैंगस्टर बग़ैर हुकूमती मशीनरी की मदद के बैरून मुल्क कोई भी कार्रवाई अंजाम नहीं दे सकता। अगरचे इंडियन हुकूमत ने कनाडा के इल्ज़ामात की तरदीद की है, लेकिन इंडियन तहकीकाती इदारे ये मानते हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपनी कार्रवाइयाँ जेल के अंदर से ही सर अंजाम देता है और उनका गैंग जो है वो दूसरे ममालिक में कत्ल करता है, दीगर जराइम करता है और उसके पास बड़ी ताकत है। कानून का तालिब इल्म था ये शख्स, कानून का तालिब इल्म रहने वाला ये लॉरेंस जो है, इसका ताल्लुक बिश्नोई बिरादरी से है जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में आबाद है। लॉरेंस बिश्नोई बेसिकली स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी सरगर्म रहा और 2014 में मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में इसको गिरफ्तार किया गया था। सिक्योरिटी खदशात के बायस उसको मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जेलों में रखा गया और आज लॉरेंस गुजरात की सेंट्रल जेल में कैद है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब सुनने को मिला था कि जब इंडिया के जो मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला, उसके कत्ल की साजिश में इस शख्स को नामजद किया गया था और पुलिस का इल्ज़ाम यह है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मंसूबा तैयार किया। और सिद्धू के कत्ल के चंद दिन के बाद पुलिस का इल्ज़ाम फिर यह है कि सलमान खान जो कि भारतीय फिल्म स्टार हैं, उनको जान से मारने की धमकी के पीछे भी बिश्नोई गैंग का भी हाथ है। मुंबई के मसरूफ़ इलाके में एक बाअसर सियासतदान ज़ियाउद्दीन उर्फ बाबा सिद्दीकी, जो अभी कुछ दिन पहले जिनको कत्ल किया गया, उसके कत्ल की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग के एक मेंबर ने कबूल की है। और पुलिस के मुताबिक इस गैंग में 700 के करीब लोग हैं, 700 मेंबर्स हैं इस गैंग के। और मुबैना तौर पर यह गैंग आजकल कनाडा से चलाया जा रहा है और उसे चलाने वाला जो गैंगस्टर है वो गोल्डी बरार है उसका नाम। कहा यह जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के इस गैंग में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लोग शामिल हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के वकील जो हैं वो इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। भारत की 11 रियासतों में दहशत की अलामत बना हुआ बिश्नोई गैंग, उसका जो सरबराह है लॉरेंस बिश्नोई, उससे तफ्तीश के दौरान मुबैना हिट लिस्ट भी सामने आई है और इस हिट लिस्ट में पहले नंबर पर हैं बॉलीवुड स्टार सलमान खान। अब आखिर बॉलीवुड स्टार क्यों क्रिमिनल्स की हिट लिस्ट पर मौजूद है, ये भी लोगों के जहन में सवाल आता है। ये बेसिकली 26 साल पुराना किस्सा है। हरियाणा की जो बिश्नोई बिरादरी है वो काले हिरन की पूजा करती है और बुनियादी तौर पर ये लोग सब्जी खोर लोग होते हैं, जानवरों की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अब सलमान खान की एक फिल्म थी 1998 में, ये फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं,
और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने 2 काले हिरन मार डाले थे। तब से बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और बॉलीवुड स्टार है विक्की कौशल, उस समेत एक बिजनेस टाइकून है फिरोज खान, रविंदर कौशल, ये सारे लोग जो हैं ये हिट लिस्ट में शामिल हैं। फिर दूसरी जानिब भारतीय हुक्मरान जमात जो है बीजेपी का लीडर हरनाथ सिंह ने सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से माफ़ी मांगने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि जी सलमान खान माफ़ी मांग लें और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भी ये दुश्मनी ख़त्म करने के लिए सलमान खान से 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है। और भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक रुकन ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पैगाम भेजा है जिसमें सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है और इस पैगाम में यह कहा गया है कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहता है तो दुश्मनी खत्म करना चाहता है तो 5 करोड़ रुपए की रकम अदा कर दे और इस धमकी को हल्का ना ले वरना उनका हाल भी बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। तो ये है पूरी कहानी इसकी, जिसका नाम है जी लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई अब आगे क्या करेगा और कनाडा और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो किस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे, मामला संगीन है, मामला गंभीर है और हम आपको इसकी तफसील से आगाह करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब नज़र डालते हैं अमेरिका पर। अमेरिका में हम जानते हैं कि इलेक्शंस बस करीब ही हैं और इन इलेक्शंस के करीब आते ही हमारे सामने बहुत सारे तज्ज़िए आ रहे हैं कि कौन जीतेगा। ये दोनों का मुकाबला फ़िलहाल कमला हैरिस का और डोनाल्ड ट्रंप का वो बहुत ही कड़ाकेदार मुकाबला है और एक ऐसा मुकाबला है कि जिसमें दोनों नेक टू नेक चल रहे हैं। अब अमेरिका की जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर स्विंग स्टेट्स का एक बड़ा अहम किरदार होता है और ये स्विंग स्टेट्स जो है बुनियादी तौर पर फैसला करती हैं कि इनके नतीजे की बुनियाद पर यह फैसला होता है कि कौन अमेरिका का सदर बनेगा। इन स्विंग स्टेट्स में एक है पेंसिल्वेनिया। हमारे नुमाइंदे फैसल शाह हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कि वो हमें पेंसिल्वेनिया के बारे में क्या बता रहे हैं। जी फैसल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेंसिल्वेनिया के दारुल हुकूमत हैरिसबर्ग में। बैटल ग्राउंड कहलाई जा रही है ये रियासत। यहाँ पर मैटर ये कर रहा है कि मर्द और ख्वातीन के वोट्स अगर 2020 के इंतखाबात की तरह अमेरिका भर की रियासतों में यहाँ पर भी सूरत हाल वैसी ही रही तो कामला हैरिस इस रियासत समेत बाकी 3 रियासतें भी जीत सकती हैं, जैसे कि विस्कॉन्सिन, नेवाडा और उसके साथ नॉर्थ कैरोलिना। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक के जो एनालिटिक्स हैं उसमें ये बताया गया है कि 54% इस रियासत की ख़वातीन कामला हैरिस को सपोर्ट कर रही हैं और ट्रंप को 40% की हमायत हासिल है। ये 10% का फ़र्क एक बहुत बड़ा वे फॉरवर्ड है, क्योंकि ट्रंप दूसरी तरफ अगर मर्द वोटर हजरात की बात की जाए तो वहाँ एक तकरीबन 55% मर्द उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह ख़वातीन, इस तरह जो इसी रियासत में कामला हैरिस को 43% मर्द जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक गैप इस तरह से देखा जा रहा है। यहाँ 19 इलेक्टोरल वोट्स हैं, 13 मिलियन की आबादी है और गुज़श्ता इंतखाबात यहाँ से बाइडन क्योंकि जीते थे। अब सारी कैलकुलेशंस लगाई जा रही हैं लैटिनो कम्युनिटी, हिस्पैनिक पीपल जो हैं उनके हवाले से, और ब्लैक वोट जो है, ब्लैक वोट बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, क्योंकि यहाँ ये बातें भी हो रही हैं कि ख़वातीन उम्मीदवार, खातून उम्मीदवार जो हैं कामला हैरिस, उनकी मौजूदगी में ये जो जेंडर का डिफरेंस है ये रहेगा। ये इससे पहले बड़ी दहाइयों तक नहीं देखा गया, लेकिन अब की बार ये देखा जा रहा है। ताहम ये तवक्को है कि जो इस वक्त ब्लैक कम्युनिटी का वोट एड्रेस करने की बात की जा रही है, अगर ब्लैक कम्युनिटी अपना फैसला दे देती है कमला हैरिस के लिए तो ये भी उनके लिए एक सूटेबल वे फॉरवर्ड होगा। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल शाह। फैसल शाह हमारे साथ मौजूद थे और पेंसिल इलेक्शंस की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको लेकर चलते हैं हम एक और मुल्क की तरफ जिसका नाम है स्वीडन। दुनिया में जब आप देखते हैं कि कवानीन की बात की जाती है तो कुछ ऐसे कवानीन हैं जो कि जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है वाकई ये कुछ अनोखा काम हुआ है, कुछ अलग काम हुआ है। अब स्वीडन में एक ऐसा कानून मुतारिफ करवाया गया है जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जी, दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वालिदा को छुट्टी मिलती है। कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने वालिद को भी छुट्टी देने का ऐलान किया है, लेकिन अब स्वीडन में
काम ये हुआ है कि उन्होंने बच्चे की पैदाइश पर दादा और दादी को भी छुट्टी देने का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, दादा और दादी को भी छुट्टी मिलेगी। और इस हवाले से हमें तफसील बता रहे हैं स्वीडन में मौजूद सहाफ़ी आसिफ शब्बीर से हम बात करते हैं। जी आसिफ, बताइएगा इस कानून की क्या डिटेल है? जी बिल्कुल, दुनिया भर में वेलफेयर स्टेट्स की बात की जाए तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का कोई सानी नहीं है। स्वीडन स्कैंडिनेविया का वो मुल्क है जो अपने शहरियों से हैवी टैक्स तो लेता है, लेकिन उस टैक्स का प्योरली जो पर्पस है वो अपने ही शहरियों की गुडविल और वेलफेयर है। वैसे तो स्वीडन अपने शहरियों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली जिसके लिए आपने मुझसे सवाल किया है वो ये है कि यहाँ पे जब एक बच्चे की पैदाइश होती है तो पेरेंट्स को, यानी कि मदर एंड फादर दोनों को गवर्नमेंट की तरफ से कलेक्टिवली 480 जो छुट्टियाँ वेकेशंस मिलती हैं, पेड लीव, यानी कि 240 फॉर फादर और 240 फॉर मदर, कि वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। उसकी पे जो है वो गवर्नमेंट देगी। ये तो फैसिलिटी यूरोप के और भी बहुत सारे मुल्कों में हो सकती है, लेकिन जो एक बड़ी मुनफरिद चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन ने, और वो इसमें पायनियर बने हैं, और उन्होंने बल्कि ये फैसिलिटी देने के बाद गवर्नमेंट दुनिया को भी मैसेज दिया है कि आइए आप भी हमें फॉलो कीजिए और अपने शहरियों की वेलफेयर के लिए आप ये काम कीजिए। और वो ये है कि अब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी कि दादा दादी और नाना नानी बच्चे के, वो भी अपने बच्चे, अपने पोता पोती और नवासी की टेक केयर के लिए जॉब से अगर छुट्टी लेंगे तो गवर्नमेंट उनको भी पैसे देगी। तो ये एक बड़ी मुनफरिद, बड़ी दिलचस्प और बड़ी यूनिक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा दी है, और इसमें स्वीडन पूरी दुनिया में पायनियर जो है वो बना है इस फैसिलिटी को देने के लिए, जिसका प्योरली मकसद जो बच्चे हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है, उनको फैसिलिटीज़ देना है, और ये बताने के लिए कि पेरेंट्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं स्टेट के लिए। तो उन्होंने ये फैसिलिटी लॉन्च कर दी है, जिसको गवर्नमेंट लोगों ने बहुत वेलकम किया है। कि आमतौर पे जो पेरेंट्स हैं बच्चे के डायरेक्टली, समटाइम वो बिज़ी हैं, किसी वजह से वो छुट्टी नहीं ले पाते, जॉब पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं, समटाइम कोई ना कोई कमिटमेंट होती है कि आपको वो जॉब करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे में दादा दादी, नाना नानी वो भी छुट्टी लेके अगर बच्चे की टेकअप करेंगे तो गवर्नमेंट उनको भी पैसे देगी। इससे पहले कि हम अपने इसको ख़त्म करें, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक जस्ट फॉर फन सुनने के बाद आपके जो नाज़रीन को ये बड़ा मज़ा आएगा कि यहाँ पे ये भी फैसिलिटी है कि अगर आपने कोई पेट रखा हुआ है, कोई पालतू जानवर, कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह, वो अगर बीमार हो जाती है तो गवर्नमेंट उसकी टेक केयर करने के लिए भी आपको पैसे देती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बिल्ली रखी हुई है या मैंने एक कुत्ता रखा हुआ है, बीमार है और मैंने उसकी टेक केयर करनी है, मैं जॉब पे नहीं जाना चाहता, मैं अपने मैनेजर को जस्ट इन्फॉर्म करूंगा कि मेरी बिल्ली या मेरा कुत्ता बीमार है और मुझे उसकी टेक केयर करनी है, तो मुझे जॉब से छुट्टी मिलेगी पेड। ये वाली बात यकीनी तौर पर आपके नाज़रीन को हंसाएगी भी, और ये एक मुनफरिद बात भी है गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन की। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आसिफ शब्बीर हमारे साथ मौजूद थे और हमें स्वीडन के इस कानून के हवाले से आगाही दे रहे थे। आज के प्रोग्राम में नाजरीन इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।